सभा क्या आपको लगता है कि बीजेपी दरअसल नीतीश को प्रवोक कर रही थी कि वो बीजेपी का साथ छोड़े? अन्यथा कोई राजनीतिक पार्टी इतनी नासमझ तो नहीं होती कि आप विधानसभा चुनाव के दौरान से एक पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। सबको ये जानकारी थी, ये एक ऐसा रहस्य था जिसकी जानकारी हर आदमी के पास थी, सिवाय बीजेपी के नेताओं कभी इसको एडमिट नहीं करते थे। और उसके बाद भी अगर लगातार घटनाक्रम आ देखें, जिस तरीके से बीजेपी के विधानसभा के अध्यक्ष ने नीतीश को कन्फ्रंट करने की कोशिश की, नीतीश से कन्फ्रंट करने की कोशिश की, और जिस तरीके से आरसीपी का इस्तेमाल हुआ, सबको मालूम था। तो क्या बीजेपी जानबूझ के माहौल बना रही थी कि नीतीश छोड़ के जाए? सब आपने को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। नहीं, बीजेपी बस इसी कोशिश में लगी थी कि नीतीश को कमजोर करे और अपने आप मजबूत बन जाए। वो शुरू में महाराष्ट्र से ही वो बीजेपी जो जिसको भी छूती है अलाई को वो खत्म हो जाता है। नरेंद्र मोदी के जमाने की भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की भाजपा नहीं, जो आज की भाजपा है। उद्धव ठाकरे वो समझ गए, इसीलिए उन्होंने भाजपा से अलग रास्ता निकाला और बार बार कोशिश बीजेपी ने की। देवेंद्र फडणवीस ने एक कोशिश की जो असफल हुई कि वो फिर से सरकार बना ले। तो बिहार में बहुत क्लियर था, मैंने अंग्रेजी में उस 2020 के चुनाव के बाद लिखा था कि बीजेपी मोनोपोली बनाना चाह रही है और रीजनल पार्टीज को एम्प्टी शेल कॉर्पोरेशन। और इस बार चिराग पासवान, क्योंकि उनके पिता का देहांत हो गया था, उनकी पार्टी में उन्होंने अपने आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोगों को खड़ा किया, कैंडिडेट्स उन्होंने दिए। वो शेल कॉर्पोरेशन की स्ट्रैटेजी है। बीजेपी ने ये कोशिश तमिलनाडु में भी की, अन्ना डीएमके के साथ जयललिता के देहांत के बाद, लेकिन वहां की जमीन बीजेपी के लिए इतनी फर्टाइल है नहीं। बिहार में बीजेपी थी और नीतीश थे। नीतीश लेकिन कभी भी पूरी तरह बीजेपी के तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी से प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स किए। एक मैं संतोष जी ने इतनी अच्छी तरह सब समझाया, अभी तक मैं नहीं समझ पाई कि उन्होंने उस दौर असली वजह क्या थी कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को 2017 में छोड़ दिया। क्या वजह थी, क्या बैकरूम, क्या खेल था, वो अभी तक क्लियर नहीं है। अलग अलग थियोरीज आती रहती हैं, लेकिन जो भी है, हाँ, वो सोशलिस्ट सोच के हैं। और बीजेपी जरूर ये नहीं चाहती होगी जो आज हुआ है, क्योंकि नंबर्स पूरी तरह ये नए गठबंधन की तरफ हैं। उसमें आप सोचिए सीपीएमएल के जो लोग हैं वो भी उनका तो सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट था 2020 में, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट एमएल वालों का था। आप जब ये एक एमआरआई मशीन जब लगेगी इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कि किस एमएलए के बारे में क्या खबर हम ले सकते, एमएल वालों के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कोशिश होगी। अब ये पूरा एक्सरे होगा, ये गठबंधन, जिस तरह से लोगों की कमजोरी नब्ज देखी जाएगी, ये सब अब होगा। ये हमारी राजनीति का अब हिस्सा बन गया है। बीजेपी पावर कंसोलिडेट में करने में लगी है, लेकिन जब कुछ ज्यादा हो जाता है कभी कभी पावर स्लिप आउट कर जाता है हाथ से। इस बार यही हुआ है। मुझे लगता है संतोष जी पटना में है, लेकिन मैंने काफी सालों बिहार की पॉलिटिक्स कवर की है और वहां बहुत सारी चीजें मैंने सीखी भी जमीनी हकीकत के बारे में। जहां तक मैं समझती हूँ, अब फ्यूचर में देखना है कि ये लोग टिक पाएंगे कि नहीं। ये एक बहुत सुपरफिशियल स्टेटमेंट है। क्या कास्ट सेंसस असल में होगा? क्योंकि बिहार, जहां तक मैं जानती हूँ, वहां इतना सेक्शन अपर कास्ट का नहीं है जितना यूपी में है। ये सवाल मेरे जहन में भी है कि क्या बिहार में जो आरएसएस भाजपा का जो सोशल आउटरीच है, छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स का, वो क्या हुआ है? क्योंकि एक दौर था जब वहां की दलित समाज अलग अलग पार्टियों की तरफ, कभी जीतन राम विलास पासवान, इतना क्लियर नहीं था जैसे मायावती है यूपी में। तो अलग अलग सोशल परम्यूटेशंस हैं। बिहार ज्यादा रेडिकल जगह है। बिहार से बहुत सारे मूवमेंट्स निकले हैं। जो भी हुआ है, जोड़ तोड़ का जो भी हुआ है आज, लेकिन ये मजबूत गठबंधन है। क्या ये टिक सकता है, ये सवाल है। उनके फायदे में है कि टिके किसी तरह, क्योंकि अब तो देयर इज नो मर्सी। अब तो ईडी, पैसा, धन सब एक तरफ आ गया भाई, देयर इज नो मर्सी नाउ। तो दे हैव टू स्टे टुगेदर टू सर्वाइव। हाँ, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।